नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं कुमार अभिषेक। कल मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा था और ऐसे में नेपाल से एक दुख भरी खबर आई। खबर थी कि नेपाल में एक बड़ा विमान हादसा हो गया जिसमें 4 क्रू मेंबर समेत 68 यात्रियों को ले जा रहा यति एयरलाइंस का ATR 72-500 विमान क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद नेपाल में उड़ानों के जोखिम पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई और पिछले 30 साल में नेपाल में ये 28वां विमान हादसा है और भारत के लिए भी ये विमान हादसा झकझोर देने वाला था, क्योंकि भारत के उत्तर प्रदेश के 5 लोग इस विमान में सफर कर रहे थे। उनका नाम विशाल शर्मा, सोनू जायसवाल, अनिल राजभर और अभिषेक कुशवाहा था। इन 5 को क्या मालूम था कि आज उनकी ये यात्रा आखिरी यात्रा साबित होगी। आपको इस खबर में हम दिखाएंगे कि आखिर में ये विमान हादसा कैसे हुआ और क्या कारण रहे, इसलिए बने रहे इस पूरी खबर में अंत तक और जाने कि ये हादसा कैसे और क्यों हुआ और कहां घटित हुआ। आपको बता दें कि नेपाल में 4 क्रू मेंबर समेत 68 यात्रियों को ले जा रहा यति एयरलाइंस का ATR 72-500 विमान रविवार को क्रैश हो गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खराब मौसम, पुराने विमान और अनुभवहीन पायलट नेपाल को उड़ानों के लिए सबसे खतरनाक देश मानते हैं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की 2019 की सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के पहाड़ पायलटों के सामने एक बड़ी चुनौती है। आपको इस खबर में बताएंगे कि आखिर किन वजहों से नेपाल विमानों के लिए एक उड़ता हुआ ताबूत बनता जा रहा है। इस खबर में जो आपको चौंकाने वाला तथ्य हम बताने जा रहे हैं वो ये कि जो विमान क्रैश हुआ वो 42 साल पुराने मॉडल का था और वो ATR एयरक्राफ्ट सीरीज का हिस्सा है। इस विमान के नाम में लगा 72 इसकी पैसेंजर कैपेसिटी को बताता है। इस मॉडल का पहला विमान 1981 में बना था और इसके बाद 100 से ज्यादा देशों की करीब 200 एयरलाइंस में इस विमान को शामिल किया गया। इस मॉडल की एयरक्राफ्ट को फ्रेंच कंपनी एयरबस और इटालियन एविएशन कंपनी लियोनार्डो ने मिलकर बनाया है। ये कंपनी कार्गो और कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट विमान भी बनाती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर में ये विमान हादसा क्यों हुआ। रविवार को हुए विमान हादसे को लेकर सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने कहा है कि मैकेनिकल खराबी की वजह से यह दुर्घटना हुई। हालांकि असली वजह ब्लैक बॉक्स के जरिए ही पता चलेगी और ब्लैक बॉक्स मिलने को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है और इसके डेटा को एनालाइज करने में कितना वक्त लगता है। ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं ऑरेंज होता है। यह स्टील या टाइटेनियम से बनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो विमान के क्रैश होने पर जांचकर्ताओं को क्रैश की वजह जानने में मदद करती है। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसको FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसे CVR कहते हैं। दोनों डिवाइसों को मिलाकर एक जूते के डिब्बे के आकार की यूनिट होती है। FDR हवा की स्पीड, ऊंचाई, ऊपर जाने की स्पीड और फ्यूल फ्लो जैसी करीब 80 गतिविधियों को प्रति सेकंड रिकॉर्ड करता है और इसमें 25 घंटे की रिकॉर्डिंग स्टोरेज रहती है। CVR कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है, वहीं CVR कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है और पायलटों की आपसी बातचीत, उनकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई बातचीत को भी रिकॉर्ड करता है। साथ ही स्विच और इंजन की आवाज भी इसमें रिकॉर्ड होती है। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले डेटा को 10 से 15 दिन में एनालाइज किया जाता है। इस बीच हादसे से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि ATC से पायलटों की बातचीत को भी एनालाइज करती है। जांच अधिकारियों को समझने में मदद करता है कि क्या पायलटों को पता था कि विमान हादसे की ओर बढ़ रहा है। यह भी समझ आ रहा है कि विमान को काबू करने में उन्हें क्या दिक्कतें आई। इसके अलावा जांच अधिकारी एयरपोर्ट पर अलग अलग डेटा रिकॉर्डर को भी देखते हैं। यह रनवे पर टचडाउन के पॉइंट और इस समय विमान की स्पीड भी बताती है। बताया जा रहा है कि विमान के मलबे से अब तक 68 शव निकाले जा चुके हैं।
पोखरा के जिला अधिकारी टेक बहादुर केसी ने बताया कि विमान के मलबे से 68 शव निकाले जा चुके हैं। हालांकि चश्मदीदों का कहना है कि हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा। जब तक रिपोर्ट लिखी गई थी, सिर्फ 5 शवों की पहचान हो पाई थी। बाकी शवों को पहचानना काफी मुश्किल है। फ्लाइट में सवार 4 अन्य लोगों का पता नहीं चल पा रहा। इनकी तलाशी में गोताखोरों को नदी में उतारा गया है। आपको बता दें कि यति एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया और वो महज पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग से 10 सेकंड पहले पहाड़ी से टकरा गया, जिसकी वजह से प्लेन में आग लग गई और वो खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि चीन की मदद से तैयार हुए पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का 2 हफ्ते पहले यानी इसी साल 1 जनवरी को नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उद्घाटन किया था और ये परियोजना चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI सहयोग का हिस्सा थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल की तरफ से कहा गया है कि मैकेनिकल खराबी की वजह से यह दुर्घटना हुई। उड़ान से पहले सभी टेक्निकल जांच और प्रोसेस को पूरा किया गया था और उसमें कोई भी टेक्निकल खराबी नहीं दिखाई दी। तो फिर आखिर ये हादसा हुआ कैसे? हादसे की जो तस्वीरें और फुटेज सामने आई है, उन्हें देखकर किसी के भी जीवित बचने की उम्मीद नहीं है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि लैंडिंग से 10 सेकंड पहले विमान में आग की लपटें दिखाई दी थी, इसलिए मौसम की खराबी के कारण दुर्घटना होने की बात नहीं कही जा सकती। शुरुआत में कहा गया था कि हादसा मौसम खराब होने की वजह से हुआ और पोखरा एयरपोर्ट ATC के सोर्सेस के मुताबिक हादसा रनवे से महज कुछ मीटर दूरी पर हुआ। पोखरा का रनवे पूर्व पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ है। पायलट ने पहले पूर्व की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी थी और परमिशन भी मिल गई थी। थोड़ी देर में पायलट ने पश्चिम की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी और उसे दोबारा परमिशन दे दी गई, लेकिन लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको हम अपने इस वीडियो में विमान क्रैश होने की एक वीडियो दिखा रहे हैं जो काफी तेजी से वायरल हो रही है और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि क्रैश होने के 1 घंटे बाद हादसे की खबर ATC को मिलती है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसा रविवार सुबह 10:57 के करीब हुआ और विमान पहाड़ी से टकराकर येती नदी के पास खाई में जा गिरी। स्थानीय लोग राहत और बचाव के लिए पहुंच गए। देखिए प्लेन का हादसे से पहले का वीडियो, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि विमान एक तरफ झुकता नजर आ रहा है। एक आंकड़ा जो हम आपसे साझा कर रहे हैं, जिसमें नेपाल में 13 साल में 8 बड़े विमान हादसों में 198 मौतें हुई हैं, जिसमें 2010 में काठमांडू लुकला प्लेन हादसा जिसमें 14 मौतें हो गई, लामी दांदू एरिया जिसमें 22 मौतें हुई 2010 में, 2012 में जोमसोम एयरपोर्ट में 15 मौत, 2018 में ढाका काठमांडू के बीच 51 मौत, पोखरा जोमसोम 2016 में 23 मौत, काठमांडू एयरपोर्ट पे 15 मौत 2012 में और 2022 में पोखरा जोमसोम में 22 मौत और 2023 में पोखरा में 68 मौत, जो इसको मिलाकर की बात बता रहे हैं हम आपको। अब आपको बताते हैं इस विमान की को पायलट अंजू खतीवड़ा के बारे में। अंजू खतीवड़ा की भी इस हादसे में मौत हो गई। बतौर को पायलट ये उनकी आखिरी उड़ान थी। अगर वे प्लेन लैंड करा लेती तो उन्हें मेन पायलट का सर्टिफिकेट मिल जाता और वो कैप्टन के पद पर प्रमोट हो जाती। अंजू को यह बात शायद नहीं पता थी कि आज उनकी ये उड़ान आखिरी उड़ान में तब्दील होने वाली है। अंजू के साथ एक दुर्घटना 21 जून 2006 को भी हुई, जिसमें अंजू के पति दीपक पोखराल की भी मौत इसी तरह के एयर क्रैश में हुई थी और वो भी इसी यति एयरलाइंस के प्लेन में को पायलट थे और वो विमान नेपालगंज से सुर्खेत होते हुए जुमला जा रहा था, जिसमें 6 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर की मौत हो गई थी। नेपाल में मौजूद सोर्सेस ने बताया कि अंजू सीनियर पायलट और ट्रेनर कैप्टन कमल केसी के साथ उड़ान पर गई थी। कमल केसी को विमान उड़ाने का 35 साल का अनुभव था और वे कई पायलटों को ट्रेनिंग दे चुके थे। पायलट बनने के लिए कम से कम 100 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। को पायलट रहते हुए अंजू नेपाल के लगभग सभी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करा चुकी थी। पोखरा के लिए उड़ान भरते वक्त कैप्टन कमल केसी ने मेन पायलट की सीट पर उन्हें बिठाया था। अब बात करते हैं कि चश्मदीदों ने क्या देखा। इस हादसे के 3 चश्मदीद सामने आए हैं। इनमें से एक ने दावा किया कि प्लेन बस्ती पर गिर सकता था, लेकिन पायलट उसे पहाड़ों की ओर ले गया। विकास बूसियाल हादसे वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि मैं सुबह घर के बाहर धूप में बैठा था। मैंने देखा कि एक प्लेन अजीब तरह से उड़ रहा है।
वह जमीन से बहुत ऊपर नहीं था। फिर वह तेजी से नीचे की ओर झुका और अचानक से तेज आवाज हुई और विमान पहाड़ों से जा टकराया। वे कहते हैं उस वक्त मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी। मैं नंगे पैर ही पहाड़ों की तरफ भागा। मैं जब तक वहां पहुंचा तब तक कोई और नहीं आया हुआ था। सबसे पहले वहां मुझे एक लड़की दिखी और वह बुरी तरह जल चुकी थी। मैं उसकी तरफ दौड़ा, उसे आग के पास से खींचकर दूर किया। इतने में कुछ और लोग आए। मेरे मना करने के बावजूद एक बुजुर्ग ने लड़की पर पानी और मिट्टी डाल दी। मुझे पता था कि इसके बाद उसका घाव बढ़ जाएगा। मैंने 14-15 लोगों को जली हालत में निकाला। उनमें से कुछ की सांसें भी चल रही थी। विकास के मुताबिक तब तक पुलिस और सेना के जवान भी आ गए थे और उन्होंने जले लोगों को गंडकी अस्पताल भेजा। फिर मुझे नहीं पता कि उनका क्या हुआ। वहां बहुत लोग थे लेकिन घायलों को निकालने कोई नहीं आया। हादसे को करीब से देखने वालों में नेपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गंडकी के प्रमुख किशन सुनार भी है। उन्होंने बताया कि मैं एयरपोर्ट के पास ही था। मेरी नजर प्लेन पर गई। मुझे कुछ गड़बड़ लगा था। प्लेन से नॉर्मल आवाज नहीं आ रही थी। तभी प्लेन पुराने एयरपोर्ट की ओर मुड़ गया। काठमांडू से पोखरा आने वाले 90% से ज्यादा प्लेन बिना मोड़ लिए सीधे आते हैं। ऐसा लग रहा था कि यह विमान पूरी तरह मुड़कर अलग दिशा से उतरने की कोशिश कर रहा है। विमान ने पीछे की ओर टर्न लिया। मैं समझ गया कि पायलट का प्लेन पर कंट्रोल नहीं है। फिर भी उम्मीद थी कि वह किसी तरह संभल कर उतर जाएगा। तभी मैंने तेज आवाज सुनी। प्लेन के एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले धुआं निकलते देखा। लग गया कि एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर विमान क्रैश हो गया है। विमान गिरते देखकर मुझे इतना शौक लगा कि मैं छत से नीचे नहीं आ सका। इस हादसे के चश्मदीद दुर्गेश का कहना है कि संडे सुबह वो घर पर थे और तभी उन्होंने अपने पड़ोसी देवरा को चिल्लाते सुना। देवरा कह रहे थे कि प्लेन गिर गया है। मैंने जहाज को आसमान में मंडराते देखा था। जहां प्लेन गिरा वो जगह उनके घर से 5 मिनट की दूरी पर है। हम वहां पहुंचे तो लोग पानी डालकर आग बुझा रहे थे। हमने लाशें बिखरी देखी। सेना, पुलिस और फायर ब्रिगेड भी तुरंत आ गई और लोगों को निकालना शुरू किया। जिस तरह का हादसा है उससे नहीं लगता कि कोई बचा होगा। लगता है कि प्लेन के पायलट ने बस्ती को बचा लिया और जहाज को पहाड़ों में गिरा दिया। इस हादसे को लेकर जो बात एक सामने आ रही है वो ये कि पायलट एटीसी के संपर्क में था लेकिन बताया नहीं कि कुछ गड़बड़ है। प्लेन उतरने ही वाला था, ठीक उसी समय क्रैश हो गया। हादसों की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है और जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता कुछ भी कहना मुश्किल है। आखिर ये इतना बड़ा प्लेन हादसा कैसे हो गया और कैसे इस प्लेन हादसे में 72 लोगों की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।